अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। चलें आज करते हैं दो छोटे सवाल। अच्छा, कल मैंने शायद बता दिया था, कल फिर FR1 नहीं है और फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे बहुत सारी क्लासें, वेडनेसडे में क्लासें ही क्लासें, और संडे तो GT में करूँगा, संडे वाली GT में करूँगा। मंडे ट्यूसडे फिर मैं उस दिन, चूंकि अभी जो है वो फैसला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बेस पे नहीं हो सकता, वो मैंने बताया था, कैमरा और बाकी चीज़ों को देख के करना है, लेकिन उसके बाद तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। संडे को GT में करूँगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देख के फैसला करूँगा कि मंडे ट्यूसडे GB है दिन। यार पूरा सेशन गुजर गया FR1 एक्स्ट्रा यहाँ करते करते, बस बता दिया संडे को GT में, और सुबह 10 बजे संडे को सुबह 10 बजे। और क्या हुआ? तो पढ़ लेना टेक्स्ट। देखो यार आखिरी 2-4 दिन रह गए हैं, जो नहीं ले सकेंगे क्लास ऑनलाइन क्लास ले लेना, कोई बात नहीं है। मसला उनका है जो कौशल रखे, अपन दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? और ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि सर ने छुट्टियां की थी और रोजाना गप्पे मारा करते थे, थोड़ा सा पढ़ाते थे तो कहते मैं थक गया हूँ, है ना? है? ये जो मुश्किल है ना एंड पे, ये मुश्किल एंड पे इसलिए होती है क्योंकि आप पहले एफर्ट से काबिल बने होते हैं तो यहाँ तक पहुंचते हैं, वरना नर्सरी में ही जो FSC करा दी जाती तो 10 साल लगते हैं फिर जाके FSC में आता है? अब आप बड़े होते जा रहे हैं, आप बड़े होते जा रहे हैं। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 22, ऑटम 22 एक थोड़े से डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन आया होगा और फॉर्म बिगड़ गई होगी। ऑटम 22 ओरेकल फैमिली क्लब है, ब्लैंक वाला नहीं, वो होमवर्क देना। अच्छा, अभी तक किए हुए सवाल ही होमवर्क दे रहा था, आज एक और सवाल दे देता हूँ होमवर्क का, आज कर सकें, कल कर सकें, संडे को कर लें, कर लें हैं? यानी मैं ज्यादती कर रहा हूँ, मैं जुल्म कर रहा हूँ, है ना? पूरा सेशन आप हम लोग खेलते रहे, क्रिकेट खेलते थे, टाइम जाया करते थे, फिर अचानक एंड पे मुझे ख्याल आया मैं क्या कर रहा हूँ, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये मेरी तरफ से जुल्म है। बट ठीक है तो है। ऑटम 22 पढ़ लें। ऑटम 22 ओरेकल फैमिली क्लब पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ। सवाल पढ़ लें, सबसे कह रहा हूँ सारे सवाल पढ़ लें। सवाल पढ़ लें। इसमें बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिवर्स चलना है, बाकी फ्लो वही है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी हुई हैं और अदर इंफॉर्मेशन दी होती तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और SFP बना लेते, तो अब उसने अदर इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में लिखने की बजाय आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही दे दिया। अब हमें वहीं से ढूंढ के, चलो आधा काम कर दिया तो इसके नंबर भी हो गए आधे। चूंकि SFP बनानी है तो तरीका तो वही है, SFP का फॉर्मेट बना दें, हेडिंग देने जगह छोड़ दें, SFP का फॉर्मेट बना दीजिए। SFP का फॉर्मेट बना दें, फिर करता हूं।
चले पढ़ लिया होगा, एसओएफपी का फॉर्मेट भी बना लिया होगा। अब वर्किंग में सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंसेस, लेकिन इस सवाल में वो भी बच जाएंगे क्योंकि पहला साल है। चलो ओपनिंग बैलेंस भी बच गए। अब क्या करें, टी अकाउंट बनाते हैं और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजेक्शन पहले पैराग्राफ में तो हो गई, सलाम दुआ। रिसीट्स और पेमेंट्स में आ गई ट्रांजेक्शन। तो किसी एक साइड से शुरू कर दें, रिसीट से चले कर दें। सब्सक्रिप्शन। अच्छा, पहले ना सवालों में ये होता था कि सीडी बैलेंस कहीं अलग से लिस्ट दी होती थी, और जहां नहीं दी होती थी अंग्रेजी से निकालने होते थे, तो मैं उसी को सॉल्व करते हुए निकाल लेता था क्योंकि बाद में स्किप हो जाएगा। तो यहां पर कहीं सीडीज की लिस्ट है नहीं, तो हमें हर लाइन से ही कहीं ना कहीं खुद सीडी निकालने हैं। तो सब्सक्रिप्शन कैश के डेबिट साइड से स्टार्ट किया है, कैश वहां डेबिट और यहां सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। कितनी, दोनों मिला के 4160। और ये जो साथ ईयर मेंशन हो गया, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो ये यहां आ जाएगा सीधी 1360। ये कैश बुक नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड से लिखना शुरू किया और ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, कैश डेबिट और ये क्रेडिट। और ये जो ईयर मेंशन है, इससे पता चल गया कि क्लोजिंग एडवांस भी है। आगे ज्वाइनिंग फीस, कैश डेबिट और ये ज्वाइनिंग फीस क्रेडिट। 2100। आगे कैंटीन है, आ गई। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक 0, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी देखते हैं आगे जाना चाहिए तो जी। सेल्स, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितनी, 720। लाइफ टाइम मेंबरशिप, कैश डेबिट और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप क्रेडिट। कैश डेबिट, ये क्रेडिट 1840। रिसीट्स हो गई पूरी। एसओएफपी रिक्वायर्ड ही इसलिए तरीका भी चलाया मैंने, ओपनिंग बैलेंस इसलिए नहीं निकाले क्योंकि पहला साल है, जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद टी अकाउंट बनाते जा रहे हैं और डेबिट क्रेडिट करते जा रहे हैं। पेमेंट्स वाली साइड पे सैलरीज, सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट 640। आगे रेंट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 990। आगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 2560। आगे ये जो 10% फिक्स डिपॉजिट है, इसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये हमने बैंक में जमा करवा दिए कई साल के लिए, इसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं या वैसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट भी कह सकते हैं। ये एक हमारी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये डेबिट और कैश क्रेडिट 2020। आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो ये होगा शायद कोई कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। ये डेबिट और कैश क्रेडिट 1500। आगे कैंटीन परचेजेस, ये परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 700। आगे बस रिसीट एंड पेमेंट की सारी लाइनें चेक कर ले, मैंने सब डेबिट क्रेडिट किया। डेबिट वहां था, क्रेडिट यहां कर दिया, क्रेडिट वहां था, डेबिट यहां कर दिया। रिसीट्स पेमेंट से सारी ट्रांजेक्शंस का डेबिट क्रेडिट किया है।
हाँ भाई, यहां तक पहुंचे? यस सर। चलो ठीक है, पहुंच गए। अब आगे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें भी जो कुछ लिखा हुआ है वो सारी ट्रांजैक्शन जिनका डेबिट क्रेडिट पूरा करें। अब तक हम इनकम एंड एक्सपेंसेस में कौन सी फिगर लेके जा रहे होते थे? कुछ वो थी जो हम डेबिट क्रेडिट कर रहे थे कैश के साथ, उनके बारे में कुछ और नहीं होता था, तो हम डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाके वहां डेबिट क्रेडिट और साथ कैश वो होती, तो वो हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। दूसरी वो होती थी जो हम अकाउंट में बैलेंस करके निकालते थे, जैसे एक्रूअल प्रीपेमेंट वाले, तो उसकी तो कोई डबल एंट्री नहीं थी, हम बैलेंस करके जस्ट लिख देते थे। और तीसरी वो थी जो हम डेप्रिसिएशन, डेबिट, एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट, तो ये 3 तरह के काम ही किए थे। तो जो कुछ आपको इनकम एक्सपेंडिचर में मिलेगा जरूरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट करने हैं, ये हमारी इन वर्किंग्स की बैलेंसिंग फिगर्स भी हो सकती हैं। जैसे एक्सपेंसेस से शुरू करते हैं, सैलरीज, ये कहां से गया होगा वहां, ये इसमें यहां बैलेंसिंग फिगर आई होगी कितनी, 700। अच्छा एक पॉइंट सॉरी मिस हो गया, अदर इंफॉर्मेशन में देखें दूसरा पॉइंट कि जो 90,000 की सैलरीज है वो इस क्लब के लोगों की नहीं, वो कैंटीन वाले की हैं। तो हम वो यहां लिखेंगे, इस कैंटीन की सैलरी 90, यहां नहीं लिखेंगे, यहां 550 लिखेंगे। ये तो हमारे रेगुलर क्लब वाली सैलरीज है ना, वो जो कैंटीन वाला है वो तो यहां से लेस करनी है। तो ये है जी 90 कहां है, आखिर में इनकम एक्सपेंडिचर के नीचे। तो ये इसकी बैलेंसिंग फिगर ही निकली होती जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखी होती है, वहां से हमने उल्टा आना है। और आगे देखिए एक्सपेंसेस में रेंट, ये भी कैसे वहां पहुंचा होता, ये रेंट में से बैलेंस करके एक्सपेंस लिखा होता 760। आगे हाँ, इसकी हमने एंट्री की होती डेप्रिसिएशन डेबिट, और ये इक्विपमेंट क्रेडिट 200। सरप्लस ये तो बैलेंस शीट बनाते हुए लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन, ये हमारी इस वर्किंग से इधर फिगर आई होती 3450। आगे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट और सैलरीज और रेंट, ये जो सारे एक्रूवल वाले होते हैं, ये हमने अपनी वर्किंग से निकाले होते हैं। नहीं वो तो इन्वेस्टमेंट है ना भाई, ये वो एक्रूवल वाली चीजें आ गई ना, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, रेंट, सैलरीज, ये वही है जो एक्रूवल वाली चीजें। तो वो इंटरेस्ट इनकम यहां से कहीं गई होती, यहां से कहां से, इंटरेस्ट इनकम वाला अकाउंट बनाया हुआ ये, यहां इनकम, ये फिगर वहां लिखी होती 150। ये जो एक्रूवल वाले सारे एक्सपेंसेस इनकम के अकाउंट हैं, ये इंटरेस्ट भी उन्हीं में से एक है। ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, रिसीट, इनकम, तो वो इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर यहां आई होती, वो हमने वहां लिखी होती। उसके बाद ये हमने इसमें से यहां बीडीसीटी वगैरह का डिफरेंस लेके ये इनकम बनाई होती 360 जी। फिक्स डिपॉजिट पे इनकम, हाँ लोन लिया हुआ है और उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो भी लोन में ले लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाएंगे ना अलग से। तो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो अलग है, और जो इनकम कमा रहे हैं वो अलग है। आगे इनकम में ये कहां से आएगी, ये यहां से इधर, ये आया होता जो वहां जाता। आगे बस अब यहां से समेटना है, रिवर्स चलना इधर। अच्छा बीडी नहीं है किसी में, क्योंकि पहला साल है, रिसीट है, इनकम है, सीडी है, तो ये तो देखें टैली नहीं हो रहा। इधर आ रहा है तो वो क्लोजिंग रिसीवेबल होगा 650। ये कहीं कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे लिए ये लायबिलिटी ही होगी जिसको अभी नहीं बनाया हमने इनकम। मेंबर से ज्वाइनिंग फीस की है, और कंपनी की मर्जी, कंपनी नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी होती है कि इसको फॉरेन इनकम बनाएं या ओवर द पीरियड फैलाएं। तो अभी नहीं इनकम बनाया तो चलो ना, अभी लायबिलिटी
इधर क्या मिलेगा 120 600 100 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। लाइफ मेंबरशिप इतनी मिली थी, इतनी इनकम बना ली, बाकी लायबिलिटी रह गई। पे इतना किया, एक्सपेंस इतना है, क्लोजिंग पेएबल, पे इतना किया, एक्सपेंस इतना बना है। किधर प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड डिसाइड करता है। इक्विपमेंट 2 3 ये यही रहेगा। ये जो हम अकाउंट बना के यहां से बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस में लेके जाते हैं, ये क्लब की जो रेगुलर सैलरी है वो है या कैंटीन वाली, क्लब के रेगुलर एम्प्लॉइज की। तो इस 550 को मैंने बनाया ऐसे है कि पेमेंट की है 640, लेकिन लिखा हुआ है कि इसमें से 90 ये कैंटीन के लोगों की थी, तो उसको यहां नहीं लिखा, वहां लिख लिया। इसका सीडी आ गया 1500 और इंटरेस्ट इनकम बनाई हुई है, बस इनकम है। अरे तो खत्म खत्म हो रहा है यार चैप्टर, अब इनकम है, बस इनकम ही रहेगी, खाली छोड़ दो उसको। एक्सपेंस बना दो जबरदस्त, इधर इनकम है तो एक्सपेंस बना देता हूं। हाय हाय, ओपनिंग रिसीवेबल, इनकम, रिसीट, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्या हो गया है? ये कैपिटल में कहां से चला जाएगा इंटरेस्ट? यहां पर और क्या हो सकता था? ओपनिंग रिसीवेबल, इनकम, रिसीट, क्लोजिंग रिसीवेबल। तो क्या पता रिसीट होती, तो रिसीट होती तो उसको क्या मसला था, ऊपर वाला टेबल पे लिख देता। जब रिसीट पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो उसमें लिख दिया होता, तो फिर ये क्लोजिंग रिसीवेबल। चले एसओएफपी शुरू से बताएं, यहां से क्या क्या कहां कहां है? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि प्रॉपर रिसीट पेमेंट बना तो हुआ है, ये कैश बैंक का टी अकाउंट ही तो होता है। जी बताएं, बैलेंस शीट से शुरू किया मैंने। ये नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स इक्विपमेंट, बस अब हो गया, सारी वर्किंग पूरी हो गई, सब समेट लिया, अब एसओएफपी भरनी है। तो नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, चाहे इन्वेस्टमेंट कहते चाहे फिक्स डिपॉजिट कहते, तो ये तीन चीजें नॉन करंट एसेट्स की आ गई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और ये तीन नॉन करंट एसेट्स हो गए ना भाई। बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग तो बन तो रही है ना, बिल्डिंग ही बन रही है ना, कुछ चाहे थोड़ी बन रही है, बिल्डिंग ही बन रही है ना, तो नॉन करंट एसेट ही है वो। इसको आप करंट में भी लिख सकते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट करंट नॉन करंट दोनों में से जहां भी लिख दें ठीक है। आगे करंट एसेट्स में देखें कुछ, इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख दें करंट एसेट्स में। यार मेरा तो ख्याल था सवाल करके आप खुश हो जाएंगे, तो बड़ा आसान सवाल था। जी जी मिल गए हैं पैसे, मैं भी पूछ रहा हूँ मिल गए हैं पैसे। अब तो एफआईआर खत्म होने पे आई हुई है, ये पैसे मिल गए हमें 150, कैसे पता नहीं मिले भाई? अगर मिल गए होते तो रिसीट्स में आ रहे होते हैं ना। अच्छा, या तो ये नाम आपको इधर अजीब लग रहा है इंटरेस्ट, मैंने ना इस चैप्टर का जब पहला लेक्चर लिया था, पहला या दूसरा, उसमें मैं इनकम्स की टाइप्स बता रहा, अगर इसी रजिस्टर में है तो इस चैप्टर के पहले दूसरे लेक्चर में जब मैं इनकम्स की टाइप्स बता रहा था, उसमें एक सब्सक्रिप्शन की थी, फिर उसके बाद कहा था अदर टाइम रिलेटेड, उसमें मैंने एक रेंट की मिसाल लिखी थी और एक इंटरेस्ट की मिसाल लिखी थी। दूसरी टाइप थी इनकम की, दूसरी ही टाइप में लिखा था मैंने। कहाँ है पहले लिखा?
मिल गया। फिर उसी के नीचे अकाउंट भी बना के दिखाया था, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, इनकम, रिसीट। ये वही मासूम सा अकाउंट सामने बना नजर आ रहा है जिसमें इनकम है और बाकी और कुछ नहीं है। तो अगर इस साइड पे बैलेंसिंग निकलेगी तो ये क्या होगा? ओपनिंग एडवांस होगा, रिसीट होगी, या क्लोजिंग रिसीवेबल होगा। ओपनिंग एडवांस हो, क्या पता, पहला साल है, क्या पता रिसीट हो, तो रिसीट में लिखा होता, तो फिर ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। इधर करंट एसेट्स, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट और करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और कोई करंट एसेट रह गया? कैश, कैश सवाल में दिया हुआ, एसेट्स हो गए पूरे। अब आए दूसरी साइड पे, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड जीरो है, जीरो नहीं, सरप्लस। कैपिटल फंड की जो ओपनिंग फिगर आ रही होती है उसमें हम सरप्लस ऐड करते हैं और आउटर कॉलम में जाते हैं, तो ये है ही नहीं, जीरो है। क्यों जीरो है? नहीं, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, नहीं ये रीजन नहीं है, ये कभी तो आया होता ना पैसा, और ये पहला साल है, तो अगर आया होता तो कैश डेबिट और कैपिटल फंड क्रेडिट हुआ होता, तो कहां है रिसीट्स में? तो नहीं आया कोई पैसा। बीडी बैलेंस ना सही, लेकिन इस साल तो बना है ना क्लब, तो इस साल आ गया होता पैसा, मेंबर्स ने इकट्ठे करके ये क्लब बनाया होगा, तो कैपिटल फंड कैपिटल की तरह की चीज है। जब पहली दफा ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी तो पैसे चाहिए होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसे जमा करके फिर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा, नहीं इन्वेस्ट का वर्ड नहीं सही है, इसमें पैसा लाए होंगे, कैश डेबिट कैपिटल फंड क्रेडिट, तो पहला साल है तो रिसीट्स में आ जाता, नहीं है इसलिए जीरो है। नहीं अनक्लियर नहीं है ना, तो कैसे पता आपको कि बाकी को गलती नहीं की हुई है? अनक्लियर तो है ही नहीं, पहला साल है तो बीडीबी कोई नहीं था, और अगर इस साल में पैसा आया होता तो रिसीट साइड पे कैपिटल फंड आ रहा होता, तो इसलिए कंफर्म जीरो है। कैपिटल फंड के नाम पे नहीं आया, लेकिन लोगों ने ये वाले पैसे दे दिए, कैश पहुंच गया, कैपिटल फंड के नाम पे शुरू में नहीं आया बस। तो इसका मतलब नहीं बनाया इसको इनकम, फ्यूचर में बना लेंगे इनकम। क्या सवाल में लिखा है कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट गलत बना दिया है, तो प्लीज वो भी जरा ठीक करते जाइएगा, है? तो फिर वो सही है, जो इनकम एक्सपेंस फॉर द ईयर की फिगर्स है वो सही है, हमने उनको यहां वर्किंग्स में रखे, फिर बैलेंस शीट की फिगर्स यानी सीडीज निकालने। कैपिटल फंड आगे क्या आता है? ओहो, सरप्लस, तो सरप्लस लिख लें, ठीक है लिख लें, वो आउटर कॉलम में चला गया। आगे नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये लिख दें, पता ही नहीं ना, पता नहीं है। हाँ अगर आपने इसको अज्यूम करना है, अच्छा वैसे एक मजे की बात, ये जो इस टॉपिक में ना आईएस तो लगते नहीं है, तो इस टॉपिक के आईकैप के सॉल्यूशंस में वो इतने टची है ही नहीं कि नॉन करंट है कि करंट है, बस लायबिलिटीज। वो तो मैंने ज्यादा आपको तोड़वा दिया था, जो मैंने वो जो कल परसों वाले साल मैंने करंट नॉन करंट में तोड़ा था, आईकैप के सॉल्यूशन में इसको लिफ्ट नहीं करा रहे, वो बस लायबिलिटीज, क्योंकि आईएस तो लग नहीं रहे इनको, तो इसलिए आप बेशक नॉन करंट करने के चक्कर में ना पड़े, बस लायबिलिटीज लिख दें, बस दफा करें लायबिलिटीज लिखें। हाँ करंट नॉन करंट एसेट जरूर करिएगा, तो ये चलिए लायबिलिटी में, और कहा नहीं पहले बड़ी बड़ी लायबिलिटीज कर लें। ये भी एक फंड हो सकता है, लेकिन वो मैं आपको जब संडे को इसके स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा तो फिर फंड्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो मैंने कल भी एक नहीं बताया था अभी आपको। हाँ नॉन करंट में लिख लें। ये इक्विटी भी हो सकती है, लेकिन अभी मैंने आपको फंड्स नहीं सिखाए, वो स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा संडे को। और लायबिलिटीज में बताएं, करंट लायबिलिटीज कहाँ क्या? ये एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन जी करंट है, सैलरीज पेएबल, और बस, और इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली हो गई होगी, है हो गई। चलें अब आप एक सवाल पढ़ लें, जी जी पढ़ लें, पढ़ लें।
अच्छा 10 मिनट तो ऐसे रह गए जैसे रोज हमारी 2:30 बजे क्लास खत्म हो जाती है ना। और ये सारा सर की तरफ से ऐसा जुल्म सितम चल रहा है, इतना जुल्म हो रहा है? हाँ तो वही बता रहा हूँ ना आपके जज्बात की, सर जुल्म कर रहे हैं, नन्ही जाने हैं, अगर माँ बाप ने भेज ही दिया पढ़ने। सवाल कौन सा है? ऑटम 8, ऑटम 2008। अभी तक जितने सवाल कर रहे थे वो बैलेंस शीट बनाने के सवाल होते थे। अब ऑटम 8 एक वैरायटी और करा रहा हूं जिसमें बैलेंस शीट नहीं मांगी। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि रिसीट पेमेंट मांगा हुआ है कि नहीं, बैलेंस शीट नहीं मांगी। तो सवाल की वर्किंग में क्या फर्क पड़ेगा ये बताने लगा। ऑटम 2008, गुलशन क्रिकेट क्लब। छोटा सा सवाल है ये, उस दौर में नंबर बहुत होते थे, अदरवाइज ये 20 नंबर की औकात नहीं है सवाल की। गुलशन क्रिकेट क्लब के नाम से सवाल होगा। ऑटम 2008 यानी 2008, 2008 गुलशन क्रिकेट क्लब। अच्छा इसका ना आज कल परसों जैसे जितना भी टाइम मिले, अगर करना चाहें हिम्मत, ना करना चाहें तो संडे को टाइम निकाल लेना। स्प्रिंग 2021, ये भी एक बड़ा मजे का डिफरेंट सा सवाल था। इसमें छुपी छुपी फिगर्स, मिसिंग फिगर्स निकालनी थी। स्प्रिंग 2021, और इसमें मैंने किया सिर्फ ये है कि आईकेएफ का सॉल्यूशन ना वैसे समझने में मुश्किल होगा, तो मैंने इसी फ्लो में चलते हुए जिस तरह से चलाया है, तो वो सॉल्यूशन का फॉर्मेट अपने बना के ना वो शेयर किया है आपसे, हुआ होगा सुबह शेयर। तो स्प्रिंग 21 अगर आप अपने मसरूफ जिंदगी के मसरूफ वक्त में से अगर टाइम निकाल सके। पढ़ना है सवाल? सवाल इसलिए बताया कि पढ़ना है, ऑटम 2008 पढ़ना है। होमवर्क 2021 स्प्रिंग दिया है, स्प्रिंग 2021 होमवर्क है अगर जब भी कर सकें तो। और अभी ऑटम 2008 कहां है पढ़ने को? छोटा सा आसान सा सवाल है यार। एसओएफपी के सवाल में, एसओएफपी के सवाल में हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढते हैं और इंश्योर करते हैं कि सारे ओपनिंग बैलेंसेस हों। फिर उसके बाद सारा डेबिट क्रेडिट करते हैं, और ये सारी मेहनत इसलिए हो रही होती है क्योंकि एंड पे हमने एसओएफपी टैली करनी होती है। अगर सवाल एसओएफपी का नहीं है तो वो सारे तकल्लुफ करने की जरूरत भी नहीं। यानी अब हमें कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं ढूंढ ढूंढ के निकालने, अब हमें नहीं लाजमी डबल एंट्री पूरी करनी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस जिस वर्किंग की जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे। तो बैलेंस शीट का सवाल होगा तो जरूर सारे ओपनिंग बैलेंसेस जो अब तक करते आ रहे थे, लेकिन अगर बैलेंस शीट का नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट का है, या इन दोनों में से किसी एक का, तो फिर वो ओपनिंग बैलेंसेस और डेबिट क्रेडिट पूरे की जरूरत नहीं है। बस जबानी याद हो गई ना मेरी बात दोबारा। ये जो अब तक ओपनिंग बैलेंसेस की वर्किंग करते थे और सारे टी अकाउंट बना के डेबिट क्रेडिट पूरा करते थे, ये इसलिए क्योंकि एसओएफपी एंड पे पूरी टैली करनी होती। लेकिन अगर सवाल एसओएफपी का नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सी पेमेंट का है, तो फिर ये सारी वर्किंग्स की हमें कोई मजबूरी नहीं है। फिर क्या करें? बस जो सवाल में उस वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे जो वर्किंग जरूरी होगी वो कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढना और डेबिट क्रेडिट करना पूरा का पूरा, ये नहीं रहेगी मजबूरी। ऑटम 8
गुलशन क्रिकेट क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2008। और गुलशन क्रिकेट क्लब receipts and payments account for the year ended June 30, 2008। ये दोनों हैं रिक्वायरमेंट सवाल की। चलिए सवाल तरतीब से। नहीं, आप ये वर्किंग मतलब आपका सोल्यूशन पार्ट ए पार्ट बी ये दोनों है। क्वेश्चन सेपरेट जरूरी है, अलग पेज। हाँ जी, सवाल तरतीब से। क्या आ रहा सबसे पहले? बिल्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग, ये यहाँ क्या करने आया? इसका टी अकाउंट बना के फिर यकीनन हमने कहीं ना कहीं डेप्शन शायद निकालनी हो, और ये चारों चूंकि एक ही नस्ल की चीजें हैं तो इन चारों की बना लेते हैं वर्किंग। ये सब पीपी है ना। बुक्स बिल्डिंग बीडी है 602400 और सीडी 64385150। और क्या है? फर्नीचर बीडी 301200 और सीडी 2710800। और किताबें, अच्छा ये कैसे पता कि पीपी है? नहीं, डेप्रिसिएशन लिखी हुई है इसकी। कितनी है? 1129500 और सीडी 1246950। और चौथा है इक्विपमेंट 1807200 1595200। बीडीसीडी पता थे, लिख लिए। और इनके बारे में क्या पता है? डेप्रिसिएशन रेट पता है। स्ट्रेट लाइन की रिड्यूसिंग। अच्छा ये बुक वैल्यूज हैं कि कॉस्ट है? बुक वैल्यू है तो रिड्यूसिंग ही होगा। एडिशंस हैं या नहीं है? ये बढ़ रहा है तो एडिशन पक्का है। तो बाकियों में भी हो सकती है एडिशन, लेकिन कैसे? बस बीडीसीडी पता है, एडिशन भी नहीं पता, और डेप्रिसिएशन रेट लगाना किस पे है वो भी नहीं पता। बस सिर्फ ओपनिंग पे लगा लें, एडिशन पे नहीं लगना था। किनका डिफरेंस? इनका डिफरेंस लेंगे तो वो सिर्फ एडिशन होगी? नहीं, डेप्शन भी होगी भाई। अच्छा डेप्रिसिएशन इस पे लगा लें, डेप्शन लग चुकी है तो ये सीडी आया है, तो फिर किस पे लगेगा? 5%। रिवर्स चलना पड़ेगा। अच्छा रिवर्स कैसे चलेंगे? ये ओपनिंग, ये एडिशन, इन दोनों पे 5% लगा होगा तो ये डेप्शन आई होगी। तो जो सीडी बच गया होगा वो इन दोनों का 95% द्वारा बीडी एडिशन, इन दोनों को मिला के रेट लगाया 5%, वो डेप्रिसिएशन यहां लिख दी। और सीडी कैसे निकला? दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो अगर डेप्रिसिएशन इनका 5% है तो ये इनका 95%। तो इस क्लोजिंग को 95 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल आएगा, और उस पर 5% लगा देंगे तो ये आएगा। डबल 38850। देखें बीडी और साथ एडिशन ऐड हुआ होगा, इन दोनों पे 5% लग के ये आया है, और इन दोनों को प्लस करके ये माइनस किया तो सीडी है। तो फिर ये इन दोनों के 95% के बराबर है। अगर इसको 95% से डिवाइड करेंगे तो इसका टोटल आएगा, और फिर इस टोटल पे 5% लगाएंगे तो ये आएगा। और इसको बैलेंस करके देखें, सेवन 53000। अगर आपको ये डेप्रिसिएशन की फिगर समझ नहीं आई तो ये इनके टोटल का 95% है। इसको 95% से क्रॉस करेंगे तो इन दोनों का टोटल आएगा, और ये माइनस करेंगे तो एडिशन आएगा।
और फिर 5% से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यही वाला सारा काम हम इन तीनों में कर लेते हैं। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 10 है, यानी इसका जो क्लोजिंग है वो फिर 90 है, 301, और इसमें कोई एडिशन नजर नहीं आ रही। बुक्स की डेप्रिसिएशन तो इसमें भी ये 90 है, तो ये 10 है, 13550, और एडिशन इसमें है 25, और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है 20। इसका मतलब बुक वैल्यू है 80, 3988, और एडिशन 186,800। जी, वरना एडिशन के महीने बता देता वो कितना है डिस्पोजल। हो सकता था, लेकिन आपने कैलकुलेट किया है, और चलो अगर होता भी तो फिर इतनी इंफॉर्मेशन से ना इतनी सारी मिसिंग फिगर्स नहीं निकल सकती। अब ये टी अकाउंट की दोनों साइड्स इक्वल, यानी एक इक्वेशन ही है ना, तो एक इक्वेशन से एक से ज्यादा मिसिंग फिगर नहीं निकल सकती। तो कोई बात नहीं, अगर जैसे यहाँ है, यहाँ नहीं हो रही एडिशन, काम तो फिर भी हमने यही वाला ही किया। इधर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके पता चला, देखें दिस प्लस दिस पे 20% लगा होगा तो ये आया होगा, और ये इनके टोटल का 80% है, तो इसको 80 से डिवाइड करें तो ये नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, तो एडिशन है। तो अब इस वर्किंग से वहां 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 क्या, एक तो डेप्रिसिएशन आएगी एक्सपेंसेस में, 338,850, और डेप्रिसिएशन फर्नीचर की 301,200, फिर डेप्रिसिएशन बुक्स की 138,550, और डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की 39,800। और बाकी उस वर्किंग का क्या काम, एडिशन कहाँ से आए, बड़े बड़े पानी देते रहे फल फूल के, हाँ जी, खरीदे होंगे, तो खरीदे होने का यहाँ क्या काम है, पेमेंट की होगी, तो बिल्डिंग खरीदी 753, और फर्नीचर नहीं खरीदा, बुक्स खरीदी 256,000, और इक्विपमेंट खरीदा 186,800। चला जी, इक्विपमेंट से आगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो एसेट हो गया, तो उसका यहां क्या लेना देना, जीरो बीडी था, सीडी है, तो कहां से आ गया अचानक सीडी, खरीदी होंगी, इन्वेस्टमेंट पैसे कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, कोई शेयर्स डिवेंचर्स खरीदे होंगे, तो वो पेमेंट्स में आ जाएंगे। ये उधर ही बैलेंसेस की लिस्ट में इन्वेस्टमेंट्स बीडी 0 है और क्लोजिंग है, तो खरीदा होगा इसी साल, तभी बीडी नहीं था, सीडी आ गया। इन्वेस्टमेंट्स के आगे तो सब्सक्रिप्शन की वर्किंग बनानी पड़ेगी। बस खत्म हुआ सवाल। अगर इन्वेस्टमेंट का वो फिर इंफॉर्मेशन मजीद दी होती, सिर्फ इंटरेस्ट रेट होना काफी नहीं था, फिर और इंफॉर्मेशन दी होती कि कितना मिला कितना नहीं मिला, रिसीट्स में कितना, इनकम में कितना, तो फिर और तफसील दी होती। सब्सक्रिप्शन का क्या पता है भाई, ओपनिंग एडवांस है, कितना है 86, अच्छा एडवांस है, एडवांस
86 और क्लोजिंग एडवांस 90 और क्या पता है ओपनिंग रिसीवेबल है 326,000 और क्लोजिंग रिसीवेबल है 57,000। तो इधर होंगी रिसीट्स, इधर होगी इनकम, लेकिन आगे देखें शायद कोई और गाइडेंस हो। पॉइंट नंबर 2, 600 मेंबर्स और 10 छोड़ गए, 600 थे और 10 छोड़ के 590 रह गए, या 10 छोड़ गए तो 600 रह गए, 10 छोड़ने के बाद 600 रह गए, क्योंकि 600 का नंबर आपको 30 जून का बताया हुआ है और 10 लोग छोड़ के गए 1 जनवरी। अच्छा, अब आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 500 रुपए पर मंथ है और इनटू 12 महीने, तो जो आंसर आएगा वो रिसीट्स आएंगे कि इनकम आएगी? वो इनकम होगी। जब एक फिगर मंथली गिवन है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उन 12 महीनों से रिलेटेड है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हमें क्या पता कितने कितने पैसे दिए उन्होंने? भाई देखें, एक फिगर है पर मंथ इतनी है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट जब आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फॉर द ईयर फिगर बनेगी, इनकम फॉर द ईयर, तो वो फिगर कैलकुलेट होकर इनकम निकलेगी। अगर एक महीने का रेंट 10,000 है तो फॉर द ईयर रेंट कितना बना? 10,000 इंटू 12। ये तो नहीं पता ना कि पे ज्यादा किया थोड़ा किया, अभी किया ही नहीं है। तो जब एक पर मंथ फिगर गिवन है और उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इनकम फॉर द ईयर बन रही है, जो बनती है फॉर द पीरियड। कितने लोग? 600 लोग रहे पूरा साल और 10 लोग रहे 6 महीने। 600 लोग पूरा साल रहे हैं, 10 लोग 6 महीने रहे हैं। 3630 3605, तो ये आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3605 और ये आ गई सब्सक्रिप्शन इनकम 3630 36, जिनसे जीरो नहीं गिने जा रहे, मैं बोल रहा हूं ना, 3630 3630 और उसके बाद 000। खत्म हो गया सवाल, और क्या रह गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां से आ गए थे? बस फिर होंगे कोई एक्सपेंसेस भी जिनका ओपनिंग प्रीपेड 1 और क्लोजिंग प्रीपेड 176 और इनका पेबल भी आ रहा है, ओपनिंग पेबल 186,900 और क्लोजिंग पेबल 207। एक्सपेंस भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं है, ये अभी नहीं हो सकता बैलेंस। और देखें सवाल में कुछ रह गया जी? बस लिस्ट पूरी हो गई। कैश, तो कैश का बीडी आ गया कितना? 04 और कैश का सीडी आ गया 1। तो अब हमें जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सब लिख दी, बीडी सीडी लिख दिया यहाँ, तो फिर तो टैली होना चाहिए। देखें, चेक करें, बीडी सीडी भी तो है ना। कितना? कितना? 201। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, इतना नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। 159 1500। ये क्या चीज होगी फिर? ये एक्सपेंसेस पे हुए होंगे फिर, ये यहाँ 1591500। वन 1558200। बस ये था सवाल। एक्सपेंसेस आ गए 1558200 और उसको बैलेंस करेंगे तो सरप्लस आ जाएगा। बस अब जिन्होंने आना हुआ तो संडे को FR1 GT में मुलाकात होगी सुबह सवेरे 10 बजे। ठीक है, अल्लाह।